मनी गुरु देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। फाइनेंशियल गोल बनाना जितना आपको आसान लगता है, उन गोल में बने रहना आपके लिए उतना ही ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है और होता भी है। ऐसा हम इसलिए क्योंकि कह रहे हैं क्योंकि एक स्टडी बताती है कि भारत में लगभग 41% लोग ये मानते हैं कि उनके जो फाइनेंशियल गोल हैं वही उनकी टेंशन की सबसे बड़ी वजह है। कहीं बढ़ती महंगाई, कहीं ईएमआई का बोझ, कहीं बच्चों की पढ़ाई, कहीं फ्यूचर की प्लानिंग, और इन सब चिंता से लोग मनी एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस और एंजाइटी, इससे कैसे आप बचेंगे, कैसे इसको कम करेंगे और कैसे आप स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी कर सकते हैं। यही जानेंगे हम आज के इस शो में हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तगी और रुपी विथ ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विस के फाउंडर ऋषभ देसाई। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और हेमंत सर, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वैसे तो अब बहुत ज़्यादा लोग वोकल हो गए हैं अपने मेंटल हेल्थ को लेकर और उस पर बातें होने लगी हैं। हमारे मतलब अगर मैं अपनी बचपन की बात करूं तो हम अगर मेंटल हेल्थ कह दे तो शायद तब माँ बाप का रिएक्शन थप्पड़ों में आता था। अब माँ बाप भी काफ़ी जागरूक होने लगे हैं, उनको भी समझ में आता है कि नहीं, मेंटल हेल्थ जैसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हर एक जनरेशन अब इसको बहुत कंसीडर करने लगी है, इसको रिस्पेक्ट करने लगी है। लेकिन ये मनी एंजाइटी भी होता है, ये मुझे हाल फिलहाल पता चला है। और सर, मुझे अब ये जानना है और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि आखिरकार फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये तो चलिए हो सकता है किसी को भी पैसों को लेकर, लेकिन मनी एंजाइटी और फाइनेंशियल स्ट्रेस ये दोनों लोगों को हो क्यों रहे हैं? देखिए स्मिता, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले कुछ सालों में शायद जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा इन्वेस्ट करने का जो पैटर्न है, एक समय था हम इन्वेस्टर जो है हमारे देश में बहुत कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करते थे, सेविंग पे पूरा ध्यान था। बट अभी जो है सोच बदली है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो ऑब्वियसली जब हम फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जब आप फाइनेंशियल गोल की बात करते हो तो आपके पास अगर मान लीजिए एक्सपेंसेस के ऊपर आपका कुछ कंट्रोल नहीं है, तो जो भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है अपने गोल्स को, क्योंकि जो गोल्स हैं, ज़्यादातर गोल्स जो हैं वो फ्यूचर के होंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो, चाहे मीडियम टर्म में हो, चाहे लॉन्ग टर्म में हो। जब आपके पास एक्सपेंसेस में कंट्रोल नहीं है, जब आप जितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है अपनी इन्वेस्ट गोल्स को पूरा करने के लिए, अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली रिजल्ट करेगा फाइनेंशियल स्ट्रेस में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा माइंडसेट। और आई थिंक ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम जिस परिवार में जब बड़े होते हैं, वहां पे जो सोच है, जो माइंडसेट है, वो कहीं ना कहीं हमारी सोच भी बन जाती है। तो सोच क्या है? पहले जैसा मैंने कहा, हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर थे, सेविंग ज्यादा करते थे। कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि आप इन्फ्लेशन को बीट करने को स्ट्रगल करेंगे, आपके पास उतना पैसा नहीं बनेगा, आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करेंगे। और कोई यही कारण है कि हमारे देश में अभी भी इतना कुछ हमने बदलाव के बाद भी अगर हम देखें तो 7 या 8% इन्वेस्टर ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट या मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप सही चुनाव नहीं कर रहे, अगर आपके पास एक्सपेंसेस में कंट्रोल नहीं है और आप जो अपने फाइनेंशियल गोल्स की बात कर रहे हो उसके लिए अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, वो क्यों होगा? क्योंकि हम सिर्फ बेसिक नीड्स की बात नहीं कर रहे, हम लाइफस्टाइल जो हमारा है उसको मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। जब जैसे ही वो हमें लगता है कि वो खतरे में है तो कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। तो यही कारण है कि जैसा आपने कहा कि 41% लोग जो हैं हमारे देश में कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो उनके लिए स्ट्रेस का कारण है। बिल्कुल, और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि फाइनेंशियल वेलबींग की जो स्कोर है वो लगभग 62 आउट ऑफ 100 आई है। तो ये बताती है कि थोड़ी चिंता की बात तो है, और लोग भी जो अर्बन भारत में रहने वाले लोग हैं वो इस बात को ज़्यादा मानते हैं कि हाँ, वो फिलहाल एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। ऋषभ, मुझे एक बात बताइए, वैसे जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात कहते हैं तो सबसे पहले आप सारे ही एक्सपर्ट का एक लाइन होता है कि अपना लक्ष्य जो है, अपना गोल जो है वो सबसे पहले तय कीजिए और उसके बाद आप निवेश की शुरुआत कीजिए। अब तो पता चल रहा है कि यही लक्ष्य आपको एंजाइटी दे रहा है। ऐसे में आप किस तरीके से, लोग, आपको लगता है कि क्या कुछ गलत कर रहे हैं अपने साथ जो इस डेट के ट्रैप में, मतलब जो हेल्थ डेट ट्रैप होता है उसमें फंसते जा रहे हैं? स्मिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। देखिए, पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस और थोड़ा बहुत एंजाइटी होना इज़ वेरी नेचुरल एंड वेरी नॉर्मल।
ओके। लाइफ में अगर पूरी तरीके से स्ट्रेस निकल जाएगा, पूरी तरीके से एंजाइटी निकल जाएगी, तो लाइफ का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मेरे लिए मेरा मेरा ये मानना है। सो थोड़ा बहुत स्ट्रेस और थोड़ा बहुत एंजाइटी होना, आई थिंक इट हेल्प्स यू फाइट थ्रू लाइफ इन अ मच मोर बेटर वे। आपको एक मोटिवेट करता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस और थोड़ा सा फाइनेंशियल एंजाइटी आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से करने में भी आपको मदद करता है, सही तरीके से फोकस करने में भी आपको काफी हद तक मैटर कर जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि फाइनेंशियल स्ट्रेस और फाइनेंशियल एंजाइटी इज 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 गुड फॉर हेल्थ, बट थोड़ा बहुत इज इन मॉडरेशन इज समथिंग व्हाट आई वुड से कि ठीक है, होना ही चाहिए। अभी आपने जो एक प्रश्न पूछा कि कहाँ लोग गलत हो रहे हैं और जो डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं कि नहीं, सी माय आंसर इज कि हम सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग को समझ ही नहीं रहे हैं। ओके, नंबर वन, पहले तो इन्वेस्टर्स को और काफी सारे दर्शकों को खास ध्यान में रखना चाहिए कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये एक प्रोसेस है। ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है स्मिता जी। सो जब भी आप ट्वेंटीज में आते हो, कि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि अर्ली ट्वेंटीज, बट आप लेट ट्वेंटीज में होते हो, मिड ट्वेंटीज में होते हो, और मैटर ऑफ फैक्ट जब आप कमाने लग जाते हो, तभी आपको थोड़ा थोड़ा सेव करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सी, हमारा देश बहुत अच्छा एक सेवर कंट्री है। आप मानेंगे नहीं स्मिता जी, करीबन 200 लाख करोड़ से ज्यादा हम एफडीज में पार्क कर चुके हैं। जैसे हेमंत जी ने भी बहुत करेक्टली पुट किया कि only 7 to 8% of the population is inventing into market link products into equity markets, okay, which is actually helping investors to beat inflation. इक्विटी एक ऐसा मात्रा ऐसा एसेट क्लास है स्मिता जी, विच इज एक्चुअली बीटिंग इन्फ्लेशन कंफर्टेबली ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली हम गलत एसेट क्लास में जा रहे हैं। करीबन 200 लाख करोड़ से अधिक एफडीज में पार्किंग, मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि वी आर गुड सेवर्स बट नॉट गुड इन्वेस्टर्स। सो अगर आपको नंबर वन इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो आपको सेविंग के साथ साथ सही तरीके से इक्विटी एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है। आपको आपके खर्चे को कंट्रोल करना है। देखिए स्मिता जी, आज है ना, वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर नीड्स और वांट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा है। आज काफी सारे वांट्स मेरे नीड के कैटेगरी में बनते नजर आ जाते हैं। सो इन्वेस्टर्स को खास डिफरेंशिएट करना चाहिए कि व्हाट आर माय नीड्स एंड व्हाट आर माय वांट्स। नीड्स को नीड्स के तरीके से ही आपको रखना है, और वांट्स को देखना चाहिए कि वो नीड्स के ब्रैकेट और नीड्स के बास्केट में ना आ जाए। सो अगर आप नीड्स और वांट्स को सही तरीके से डिफरेंशिएट करते हो, तो आपका जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में आ जाएगा, और आपको कर्जा नहीं उठाना पड़ेगा टू फुलफिल योर नीड्स एंड योर वांट्स। सो आपको आइडेंटिफाई करना है स्मिता जी कि आपकी इनकम कितनी है, और आपके इनकम के अनुसार ही आपको आपके नीड्स और वांट्स को सही तरीके से मैनेज करना है स्मिता जी। बिल्कुल। लेकिन ऋषभ, जैसे आपने शुरुआत किया ना, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग इससे नाराज़ हो जाएंगे कि स्ट्रेस लेना ज़रूरी होगा। आपको पता है थेरेपी कितनी महंगी हो चुकी है आजकल, और बात बात पे लोग थेरेपी कराते हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना होता है। और इसीलिए हम लगातार स्ट्रेस फ्री वो कैसे अपना इन्वेस्टमेंट की पूरी जर्नी को रखेंगे, हम अपना ये शो लगातार उसी पर करते हैं। बहरहाल फिर भी आपका तर्क भी अपने जगह पे वैलिड है। अब मुझे एक बात बताइए हेमंत जी, कि युवाओं में ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं, मतलब जो रिपोर्ट आई है उसमें जो मेजॉरिटी है उसमें युवा और उसके बाद महिलाएं, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते हैं अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर, और जो मनी एंग्जाइटी है ना, ये उनको ज़्यादा हो रही है। दूसरा, सर ये हो क्या रहा है, क्यों लोग अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल बनाते हैं और फिर उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक स्मिता ये बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, वो एक प्रोसेस है, राइट। प्रोसेस शुरू होता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। इनफैक्ट वो शुरू होता है जब आप अपनी प्लानिंग करते हो, और वो खत्म होता है जब आपके गोल्स कंप्लीट होते हैं। और कुछ गोल्स तो हमारी लाइफ में ऐसे हैं कि वो जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो पूरे नहीं होते, या वो चलते रहते हैं। जैसे हमें अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी जो इनकम क्रिएट करनी है, वो गोल हमारा पूरी लाइफ चलता रहता है। अब कितनी इन्वेस्टमेंट सक्सेस आपको मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि शुरुआत से और आखिर तक जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, उस चैलेंजेस को आप कैसे टैकल करते हो। वो चैलेंजेस कैसे आएंगे? वो चैलेंजेस आते हैं, इन्फ्लेशन के चैलेंज आते हैं, क्योंकि हम काफ़ी बार जब इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं, तो हमारे पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाती है।
दूसरी बात, हम बिना सोचे समझे अगर हम प्लान नहीं करते, मान लीजिए आप एक निवेशक हैं, और वो काफी बार हमने देखने को मिला है, हालांकि ये मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अभी इन्वेस्टर हम देख रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहा है जो अच्छे से प्लान करते हैं और वॉलेटाइल टाइम में भी इक्विटी में बने रहते हैं। लेकिन काफी बार क्या होता है कि आप अपने एसआईपी शुरू कर दी, कोई क्लियर गोल नहीं है, कोई समय नहीं है, उसके बाद जैसे मार्केट वॉलेटिलिटी आई, क्योंकि आप मेंटली, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपका माइंडसेट नहीं है कि आप वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपनी एसआईपी रोक दोगे या अपनी एसेट एलोकेशन बदल दोगे। और दूसरी बात, हमने जो बात की थी कि अगर आपका एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो जितना पैसा आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना है वो पैसा आपके पास अगर वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो पूरी जो प्रोसेस है उसको वो ब्रेक करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। और इसलिए आप देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यंगर जनरेशन में अच्छी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ वो नंबर जो मेच्योरिटी से इन्वेस्ट कर रहा है वो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी काफी बड़ा नंबर है जहाँ पे एक्सपेंसेस जो है वो लाइफ से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो ईटिंग आउट हो, चाहे वो नया मोबाइल खरीदना हो, या फिर ट्रैवलिंग हो, बहुत सारे कुछ हैं। तो जब आप वहां पे बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू करते हो, तो आपके जो बेसिक जो गोल्स हैं, जिनमें आपके लिए टाइम कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, जिनके लिए आपको एसेट एलोकेशन बना के रखना बहुत जरूरी है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और वही कारण है कि हम देखते हैं कि फिर वो जो आपका जो प्रोसेस है उसमें जो इंटरप्शन आनी शुरू होती है, और वहीं जो है कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी, मनी एंग्जाइटी या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस वो क्रिएट करना शुरू करता है। क्योंकि फिर जब आपको लगता है कि अब मेरी सिचुएशन जो है काफी हद तक बदल सकती है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आगे जाके अपने इन गोल्स को कैसे पूरा करूं, और कुछ गोल्स तो ऐसे होते हैं कि जिनमें काफी बड़ा आपको कॉर्पस बनाना पड़ता है। तो आई थिंक ये कारण है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो प्लान करें, और प्लान करें तो उसके साथ आप बिल्कुल उसको फॉलो करते रहिए, उस ट्रैक पे रहिए। और अगर आपको अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए भी चाहिए चाहिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करोगे बाकी गोल्स के लिए तो आप लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस नहीं कर पाओगे। अगर आप उनको अपने गोल्स का हिस्सा बनाओ तो कोई कारण नहीं है कि आपको अपने प्रोसेस को इंटरप्ट करना पड़े, और ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, जो मनी एंग्जाइटी है, उसका सामना करना पड़े। और अब ऋषभ, मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कोई मनी एंग्जाइटी का शिकार हो ही गया है, उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस है और शायद उसको जो इस वक्त जो उसकी मनोस्थिति है लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए या किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो उन लोगों के लिए आपके तरफ से क्या उपाय होंगे? नेताजी, पहले तो आपको दो बेसिक चीज आपको टेक केयर करनी है। नंबर वन, आपको अगर फाइनेंशियल एंजाइटी और फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं चाहिए तो आपके पास सफिशिएंट इमरजेंसी फंड होना चाहिए। दिस इज नंबर वन। मैं इमरजेंसी फंड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आज हम बहुत अनसर्टन टाइम्स में रह रहे हैं, राइट। आज बिजनेस चले ना चले, जॉब रहे ना रहे, और ऐसा नहीं है कि जब जॉब जाती है और बिजनेस ठप होता है तो ऐसा नहीं है कि हाँ, इफ यू आर लकी तो आप 3-6 महीने साल भर में आप उठ के यू आर बैक एंड रनिंग ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कि 2-3 साल ऑल्सो कैन कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू रन द हाउस। सो मेरे हिसाब से नंबर वन, एक इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए, और इमरजेंसी फंड में इतना सफिशिएंट पैसा होना चाहिए कि 2 या 3 साल अगर आपकी आमदनी ना हो तो सफिशिएंटली आपका गुजारा होना चाहिए। नंबर टू, आपके पास सही तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी एडिक्वेट होना चाहिए और टर्म प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से हमारे फूड हैबिट से, ईटिंग हैबिट से, जो फास्ट फूड जो ईटरीज है, उसके वजह से काफी सारे हेल्थ इश्यूज नजर दिखते आ रहे हैं हमारे कंट्री में। सो मेरे हिसाब से एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ना करे नारायण, कल उठ के कुछ हो जाए, राइट, सो देयर शुड बी इनफ कैपिटल इन द हाउस कि अपने परिवार को सही तरीके से वो कैपिटल टेक केयर कर सके। सो टर्म इंश्योरेंस इज ऑल्सो समथिंग व्हाट आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, स्मिता जी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्मिता जी, नंबर थ्री, आपकी जो एसआईपी है, धीरे धीरे करके आपको डिसिप्लिन्ड वे में बढ़ते रहना है, आगे कंटिन्यू रखना है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जैसे हेमंत जी ने भी बहुत करेक्टली पुट कर दिया कि डिसिप्लिन्ड वे में एसआईपी हम आगे नहीं बढ़ा पाते अनफॉर्चुनेटली। हमने रिटर्न्स नहीं देखे मार्केट में, 2 या 3 साल मार्केट ठप रहा, जैसे कि हम करंटली देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स 2 साल से कोई रिटर्न्स ही अनफॉर्चुनेटली नहीं नहीं देखने को मिल रहे हैं, राइट। बट ये एक एक अनफॉर्चुनेट एक ट्रूथ है कि ऐसे फेजेस मार्केट में आने ही है। सो एक डिसिप्लिन तरीके से आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से आगे बढ़ाना है, और
मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वो एसआईपी में 5 to 10% का टॉपअप भी करना है, क्योंकि आज इन्फ्लेशन जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो 3-4% का दिख रहा है, राइट, दैट इज एन एवरेज इन्फ्लेशन, स्मिता जी, फ्रॉम द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की बात करूं, हमारे लाइफस्टाइल को मैं काउंटिंग फैक्टरिंग कर देता हूं मैं, तो इन्फ्लेशन एक्चुअली कैन गो अप टू 7-8% फॉर अराउंड अ मिडिल क्लास पर्सन। अगर कोई अपर अपर मिडिल क्लास या फिर थोड़ा बहुत रिच है, तो उसका इन्फ्लेशन 8 से 10% के बीच में आ जाता है। और कोई एच एन आई और अल्ट्रा एच एन आई है, उसका इन्फ्लेशन इजिली 12 to 15% के बीच में ऑन एन एवरेज आ जाता है। सो बिल्कुल। नंबर वन, आपको इमरजेंसी फंड रखना है, हेल्थ जी। इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस रखना है, हम्म। और आपको एसआईपी डिसिप्लिन वे में कंटिन्यू करना है। बिल्कुल, और इससे आपकी जो फाइनेंशियल और मनी एंग्जाइटी है वो दोनों ही दूर होगी। जो उपाय यहाँ पर आपको दोनों ही गेस्ट की तरफ से बताए गए हैं। अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज हम मनी गुरु में लेंगे अपने कुछ कॉलर्स के भी सवाल, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और आज हम मनी गुरु में अपने कुछ कॉलर्स के भी सवाल कर रहे हैं शो में शामिल। तो पहले कॉलर हमारे साथ प्रवीण इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रवीण, आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमारे पास है। आप लगभग 38,100 के एसआईपी करते हैं और 20 साल तक आपके इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य भी है। आपका जिस फंड में आप निवेश करते हैं वो भी है। और कुछ सवाल जो आप अपनी तरफ से पूछना चाहते हैं? I would like to ask a few suggestions. Like I want to invest in one multi-cap and then one international fund. And also, please try to review my portfolio and see if there is any overlap. ओके, हेमंत जी, पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए इनका कि क्या जो फंड्स इनके पोर्टफोलियो में हैं वो इनके टारगेट के अकॉर्डिंग ठीक है। जी स्मिता, थी देखिए, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो आई थिंक इन्होंने जो अपने आप को समय दिया वो करीब 20 साल का, जो काफ़ी लंबा समय है। और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो समय चाहिए और दूसरी बात एक डिसिप्लिन चाहिए। तो आई थिंक ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपी से हो रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पहले शो में बात भी की कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते रहें। तो ये कमिटेड है कि 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ाएंगे। तो आई थिंक जो भी जिस तरह की प्लानिंग, जिस तरह की जो रिक्वायरमेंट है एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, उनकी स्ट्रैटेजी में वो सब कुछ शामिल है। इनका जो करंट पोर्टफोलियो है करीब 7 लाख का है। तो अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूँ तो 20 साल के बाद करीब करीब 8 करोड़ या तो उससे थोड़ा ज़्यादा कॉर्पस बनेगा। तो इस तरह का ये कॉर्पस बना पाएंगे। ऑफकोर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने प्रोसेस को इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन अनइंटरप्टेडली, बिना किसी रुकावट के, उसको कंटिन्यू करते रहें। इन्होंने कहा कि वो मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली एक मल्टी कैप आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो मुझे लगता है दो बदलाव इनको करने की जरूरत है। एक, इनके पास जो आईसीआईसीआई लार्ज कैप जो फंड है उसको वो चाहें तो वो आईसीआईसीआई का जो मल्टी कैप फंड है वहां पे देख सकते हैं। और उसके अलावा एक इनके पास एक कॉन्ट्रा फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। मुझे लगता है कि शायद इन्वेस्को कॉन्ट्रा एक उनके लिए बेटर ऑप्शन होगी। ऑफकोर्स इंटरनेशनल फंड पोर्टफोलियो में होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तभी होना चाहिए जब थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस आ जाए। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इस समय पे बहुत ही कम ऑप्शंस हैं जहां पे आप एसआईपी कर सकते हो। कुछ एक या दो फंड हैं जहां पे आप कर सकते हो, बट एज ए स्ट्रैटेजी डेफिनेटली ग्लोबल फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये कुछ बदलाव हैं जो आपको यहाँ पर सलाह दी गई है हेमंत सर की तरफ से, जो आपको करने थोड़े इंपॉर्टेंट है। अब हमारे साथ एक और कॉलर समीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर जी, आपने जो निवेश किया है लगभग 60,000 का किया। आपका पोर्टफोलियो में एक बार पढ़ के बता देती हूँ। एसबीआई ब्लू चिप आपके पास है, कोटक मिड कैप है और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड है। तीनों में 2-2 हज़ार का आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ऋषभ, बताएं जरा क्या सलाह देंगे इनको आप, ये अपना पोर्टफोलियो रिव्यू चाहते हैं। स्मिता जी, देखिए, इट इज जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने अपना लक्ष्य बताया नहीं, मेंशनिंग अ गोल इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके गोल के अनुसार पोर्टफोलियो प्रोडक्ट सिलेक्शन में बहुत मदद हो जाती है। नंबर 2, टाइम होराइजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने समय तलक उनको इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। और नंबर 3, उन्होंने अपना रिस्क एपेटाइट भी मेंशन नहीं किया, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। अभी जस्ट फ्रॉम एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखने को जाऊँ
तो देखिए उनके पास 3 फंड्स है, वन इज एसबीआई ब्लू चिप, कोटक मिड कैप और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड। मैं मान के चल रहा हूँ कि हाई रिस्क एपेटाइट है और उनके पास करीबन 7 से 10 साल का समय है और उनका लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन का है। तो माय रिकमेंडेशन इस तरीके से है, नंबर 1 एसबीआई ब्लू चिप फंड को रिप्लेस करके आप पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें। इसका एक कारण ये है कि एक तो पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप फंड है, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा, प्लस इट इज अ वेल मैनेज फंड, आउट परफॉर्मिंग फंड है। अनफॉर्चुनेटली जो प्योर एक्टिव लार्ज कैप फंड है काफी सारे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर के बेसिस पे। जब भी आप एक्टिव फंड को आप चूज करें तो खास ध्यान में रखें कि आउट परफॉर्मेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को और फंड मैनेजर को एक एडिशनल फी देते हो कि वो मार्केट के ज्यादा कमा के दे। सो नंबर 1 एसबीआई ब्लू चिप फंड को रिप्लेस करके आप पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें। मैं ये भी चाहूंगा कि एचडीएफसी हाइब्रिड जो फंड है उसको भी आप रिप्लेस करके एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें, क्योंकि आप जितना प्योर इक्विटी में रहेंगे उतना आपको ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा और उतना ज्यादा आपका पैसा कंपाउंड होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एचडीएफसी हाइब्रिड फंड इज अ बैड फंड, बट अगेन अगर आपको एक डेट एक्सपोजर चाहिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक अलग सा डेट का पोर्टफोलियो बनाइए फ्रॉम एन इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम कुशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एक स्मॉल कैप फंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मिड कैप फंड तो है ही है, बट एक स्मॉल कैप फंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पराग पारक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आर लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो मैं चाहूंगा कि मिड एंड स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर डिसेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि हिस्टोरिकली 10 ईयर रिटर्न्स, 10 ईयर डेली रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे मिड एंड स्मॉल कैप्स में ऑलवेज लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म किया है। सो लार्ज कैप आपको एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी देगा, बट एक्चुअली ट्रू वेल्थ आपको मिड एंड स्मॉल कैप से ही बनेगा। सो माय सजेशन इज 2 फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, तो बहुत अच्छे से आपका पोर्टफोलियो वेल बैलेंस भी रहेगा और वेल डाइवर्सिफाइड भी रहेगा। चलिए, तो थोड़े बहुत चेंजेस जो आपको पोर्टफोलियो में करने हैं और उसके बाद फिर अपने फाइनेंशियल जर्नी को आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ऋषभ हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।